भारतवर्ष के जन जन की आवाज, जन गण मन को अपनी शब्द देने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की आज जयंती है। आइए जानते हैं आज उनके बारे में। भारतीय जनता में सांस्कृतिक चेतना जागृत करने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ। 11 वर्ष की उम्र में उनके उपनयन संस्कार के बाद टैगोर और उनके पिता कई महीनों के लिए भारत का दौरा करने के लिए फरवरी 1873 में कलकत्ता छोड़कर अमृतसर, उसके बाद डलहौजी के हिमालयी पर्वतीय स्थल तक निकल गए थे। गुरुदेव ने डलहौजी के प्राकृतिक सानिध्य में संस्कृत भाषा का वृहद अध्ययन करते हुए भारत के सांस्कृतिक इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का अध्ययन के साथ कालिदास की शास्त्रीय कविताओं के बारे में पढ़ाई की थी। इसके पश्चात रविन्द्रनाथ कलकत्ता लौट आए और सन 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में भानु सिन्हा नाम की जो उनकी कविता थी वह भी प्रकाशित हो चुकी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रविन्द्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ अन्य साहित्यकारों की रचनाओं का स्व अध्ययन किया। देश प्रेम बनाम डिग्री की लड़ाई में उन्होंने अपने देश को चुना और सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री लिए वे बंगाल वापस लौट आए। शायद उनके माता पिता के संस्कार उन्हें इतना ज्ञान दे चुके थे कि सत्यनिष्ठ विचारों वाली प्रतिभा और राष्ट्रीय स्वाभिमान ही उनके लिए परम ज्ञान हो चला था। भारत वापस आने के बाद उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में यायावर की भांति भ्रमण किया और ग्रामीण जीवन को बहुत करीब से देखा। वर्ष 1891 से 1895 तक यानी कि पूरे 4 साल उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिखी। गुरुदेव की रचनाओं में मानव और ईश्वर के बीच का अस्थायी संपर्क कई रूपों में उभरता है। उनके बचपन ने ही उन्हें प्रकृति प्रेमी बना दिया था। अतः रविन्द्रनाथ चाहते थे कि विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में अध्ययन करना चाहिए। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की निर्मम आलोचना की और उन्होंने शिक्षा के भारतीय सोच को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट था, कलकत्ता के औपनिवेशिक माहौल से दूर प्रकृति के गोद में बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल खोलना जिसमें सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण हो, जहां बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए भारतीय भाषा एवं भारतीय संस्कृति के संदर्भ में संवाद हो और जहां तक संभव हो तपोवन की भारतीय परंपरा का अनुकरण हो। इन्हीं सभी विचारों के समग्र उद्देश्य के लिए गुरुदेव ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस आश्रम में स्कूल, पुस्तकालय के साथ पूजा स्थल का निर्माण भी कराया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगाए और एक सुंदर बगीचा भी बनाया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ मूलतः प्रकृति प्रेमी थे और वह देश विदेश चाहे जहां भी रहे, लेकिन वर्षा ऋतु के आगमन पर हमेशा अपने छात्रों के साथ शांति निकेतन में रहना पसंद करते थे। इससे पहले गुरुदेव ने 1892 में शिक्षार हेर फेर के प्रकाशन के साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति का जमकर विरोध करना शुरू कर दिया था। 1905 से 1907 तक राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन से संबंधित छात्रों के सामने अपने संबोधन एवं 4 ज्ञानवर्धक लेख में जिन 2 बड़े बिंदुओं के तरफ उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया था, उसे आज हम सभी को समझना बेहद जरूरी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों का पहला बिंदु था कॉलेज शिक्षा को राष्ट्र के जीवन से जोड़ना। उन्होंने कहा था, चूंकि कॉलेज शिक्षा विदेशी पाठ्यक्रम के जैसी है, विदेशी हाथों से नियंत्रित होती है, इसलिए उसे राष्ट्र जीवन से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। गुरुदेव के विचारों का दूसरा प्रमुख बिंदु था शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप को पहचानना। उन्होंने कहा था, स्कूली शिक्षा के जरिए विदेशी प्रभुत्व की स्थापना को हम कभी भी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए समय आ गया है कि किसी भी तरह से शिक्षा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। शिक्षा के विदेशी लीक का अनुकरण करने से
ना तो हमें शिक्षा के वे लाभ मिल सकते हैं जो कई विदेशी अपने अपने देशों में प्राप्त करते हैं, और ना ही वह हमें समृद्धि प्राप्त हो सकती है जो अपनी संस्कृति से परिचित होने के बाद प्राप्त होती है। इसके अलावा 1908 में उन्होंने एक प्रमुख बात कही थी जिस पर आज हम सभी को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा था, मुझे डर है कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाने में हम अपने खुद के इतिहास बोध से काट दिए जाएंगे और विदेशी मॉडल का तलाश करेंगे और फिर ऐसे स्कूलों को बढ़ावा देंगे जो विदेशी शिक्षा, संस्कृति और मानसिकता का परिचायक हो जाएंगे। आखिर राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय क्या है और राष्ट्रीय भविष्य में क्या होगा? एक कवि हृदय के तौर पर, एक राष्ट्रभक्त के तौर पर उनकी चिंता अपने राष्ट्र की शिक्षा पद्धति और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्पष्ट परिलक्षित होती है। गुरुदेव विशुद्ध भारतीय आत्मा के कवि थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में प्रकृति का मोहक और जीवंत चित्रण किया है। 14 नवंबर 1913 को रविन्द्रनाथ ठाकुर को उनके अमर काव्य संग्रह जो है गीतांजलि, उसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी एक प्रमुख कृति गोरा कई मायनों में अलग रचना है। इस उपन्यास में ब्रिटिश कालीन भारत का जिक्र है। राष्ट्रीयता और मानवता की चर्चा के साथ पारंपरिक हिंदू समाज और ब्रह्म समाज पर बहस के साथ विभिन्न प्रचलित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही उसमें स्वतंत्रता संग्राम का भी जिक्र आया है। इस उपन्यास के अध्ययन से जिस प्रकार की राष्ट्रीयता का भाव जागृत होता है, उससे यही प्रतीत होता है कि उनकी लेखनी समय के साथ भी सहचरी है। पाठक आज भी गोरा के राष्ट्रवाद को प्रासंगिक मानते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर वैचारिक तौर पर घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की भर्त्सना करते हुए देश की आजादी की मांग के लिए अपनी तमाम कृतियों को भारत के लिए समर्पित कर दिया। उनकी तमाम रचनाएं राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाली थी और उनके शब्दों में राष्ट्रीयता का उद्गार झलकता था। उन्होंने जालियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया था। गुरुदेव आजीवन भारतीय जनता के बौद्धिक विकास के लिए लिखते रहे, राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने के लिए बोलते रहे। उनके शब्दों को समेट पाना किसी भी जन के लिए एक जीवन कम पड़ जाएगा। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।